हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। इससे पहले जो पार्ट मैंने आपको 6 कराए हैं, ये आपका पार्ट 5 करा चुकी हूँ, 5 पार्ट करा चुकी हूँ। ये जो है आपका पार्ट 6 होने वाला है। किसका? दिल्ली सल्तनत का, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हमें इसमें सारे वंश के बारे में ही पढ़ना है, वन बाय वन। जैसे आपका गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो आपको वन बाय वन इन सारे ही वंश के बारे में पढ़ना है। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ गुलाम वंश और आपका तुगलक वंश और खिलजी वंश, 3 वंश के बारे में ही बताया गया है। तो हम भी यही 3 वंश जो है पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपकी जो होने वाली है वो तुगलक वंश के ऊपर होने वाली है कि तुगलक वंश में कौन कौन से शासक रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था। यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन तुगलक वंश ने किया है। इस वंश के संस्थापक गाजी मलिक का पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक। यानी इस वंश का संस्थापक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक है। इन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना की है। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इनका शासनकाल 1320 से 1325 तक था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्य अभिषेक करवाया। क्यों? क्योंकि इनके 2 नाम थे, अभी पढ़ा ना आपने, गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया। और कृषि के विकास के लिए इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण करवाया। इसने डाक व्यवस्था का श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनवाया। तीव्रगामी होता है बहुत ही फास्ट करवाना, श्रेष्ठ और उसको बहुत ज़्यादा, डाक व्यवस्था जो होती है हमारी डिलीवरी सर्विस, उसको बहुत ज़्यादा फास्ट करवाना। उसके बाद है गयासुद्दीन के कार्य पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी करवाया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये किसी का खेत है, यहाँ पर अगर 10 केजी गेहूँ उग रहा है तो उपज, यानी जो उग रहा है उसे हम कहते हैं उपज। तो उसका 1/10, यानी अगर 10 का 1/10 निकालेंगे हम तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1 केजी, यानी 10 केजी का, यानी 10 किलो का एक किलो राजा रखेगा, यानी गयासुद्दीन तुगलक रखेगा। तो उपज का एक 10वां भाग, यानी 10वां भाग हिस्सा ही लेने का आदेश जारी करवाया। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि उन्हें लौटा दी। आपको याद होगा पहले इल्तुतमिश था और जो पहले के शासन थे खिलजी वंश में, उन्होंने क्या किया था, अमीरों की जो भूमि थी वो ले ली थी, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि उन्हें वापस लौटा दी। सिंचाई के लिए कुएं व नहर का निर्माण करवाया। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने तथा चेहरा प्रथा जो था, यानी चेहरे का वो बनवाना, एक टाइप से प्रिंट बनवाना, उसको प्रभावी तरीके से लागू किया। इसके बाद है सैन्य अभियान। किसके सैन्य अभियान के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो 3 अभियान थे इसके, तेलंगाना, तिरुहुति और बंगाल अभियान। तेलंगाना अभियान जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा था, यानी अपने बेटे के नेतृत्व में किया था। और ये सेम जो है आपका तिरुहुति भी अपने बेटे के नेतृत्व में किया। परंतु जो बंगाल अभियान था वो गयासुद्दीन तुगलक के खुद के नेतृत्व में, यानी उसने अपने ही नेतृत्व में मतलब लीड उसने जो करा था, लीडर वो खुद ही था। ठीक है, तो खुद ही लीड करा उसने बंगाल अभियान के लिए अपनी सेना को। जब यह बंगाल से वापस आ रहा था तो इसने सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दे। इसके जवाब में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दुरुस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निज़ामुद्दीन ने कहा था। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान के लिए बंगाल गए थे तो इन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया, यानी निज़ामुद्दीन औलिया जो थे
उनको वहाँ का शासन व्यवस्था उनके हाथ में देखे गए थे, उनको सौंप कर गए थे। और जब ये बंगाल अभियान पे थे तो इन्हें पता लगा कि निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है। तो जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक को पता लगा, वो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में ही निज़ामुद्दीन औलिया को ये संदेश भिजवाया कि वो दिल्ली छोड़ दें। ठीक, अब इसके बाद है मृत्यु की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ही थोड़ा सा बताया गया था आपकी बुक में भी कि कैसे इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कार्य इनके मेन हैं। इसके बाद है इनकी मृत्यु कैसे हुई। देखो, जब गयासुद्दीन तुगलक, कौन, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मार्च 1325 ईस्वी को मृत्यु हो गई। जब वो बंगाल अभियान करके वापस आ रहे थे, कौन, गयासुद्दीन तुगलक, कहाँ से आ रहे थे, गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान से लौट रहे थे, तो रास्ते में पड़ता है कि उनका तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर उनको अफ़गानपुर मिला। अफ़गानपुर में एक महल था जहाँ पे उन्होंने सोचा कि वो क्यों ना वो रेस्ट कर लें, क्योंकि वो थक गए थे। तो जैसे ही वहाँ पर जो महल था, महल के अंदर जैसे ही उन्हें प्रवेश किया, वैसे ही वो महल गिर गया उनके ऊपर, और उस महल में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तुगलकाबाद में। अब देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम था जूना खान, और ये इन्हीं का बेटा था। तो देखो, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी वो जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो वो जूना खान के नाम से नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों से सर्वाधिक विद्वान थे। यानी जितने भी दिल्ली में अभी तक सुल्तान रहे थे, सब में यही सबसे ज़्यादा विद्वान थे। इतने विद्वान थे कि इनकी विद्वानता के कारण काफ़ी लोग इन्हें पागल, सब प्रशील या रक्त पिपासु कहते थे। क्यों, मतलब विद्वान तो वैसे वो थे, लेकिन ना इनके अंदर एक आदत थी जो इन्होंने सपने में देखा अपने राज्य को लेकर, वही चीज़ वो लागू कर देते थे। यानी जो भी वो देखते थे सपने में, जो भी नियम कानून, भले ही वो एक्चुअली में सही हो नहीं हो, उसका इफ़ेक्ट नेगेटिव पड़ रहा है पॉजिटिव पड़ रहा है, डजेंट मैटर, बट वो उस चीज़ को वहाँ पर लागू कर देते थे। तो इसी कारण, इनकी योजनाओं के कारण जो इनकी प्रजा थी, उन्होंने इनको पागल, रक्त पिपासु और स्वप्रशील कहा है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि ऐसा क्यों कहा है। देखो, मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम, यानी बहुत सारी योजनाएं थी किसकी, मोहम्मद तुगलक की। ये 6 मैंने लिखी हैं, इन 6 को एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट है दबाव में कर वृद्धि योजना, राजधानी परिवर्तन की योजना, प्रतीक मुद्रा की योजना, खुरासान अभियान की योजना, कराचिल अभियान की योजना, कृषि उत्पादन की योजना। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला जो है इनका है दोआब में कर वृद्धि योजना। यानी इन्होंने सोचा कि दोआब क्षेत्र में क्यों ना कर की वृद्धि, यानी कर को बढ़ाया जाए। तो जैसे ही इन्होंने कर को बढ़ाया, वहाँ पर क्या हो गया सडनली, वो हम देखते हैं। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना का सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया। यानी इस योजना को दोआब में उन्होंने लागू किया। परंतु जब इसने यह योजना लागू की, तब दुर्भाग्यवश दोआब आएगा, यहाँ पे दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे। क्यों, क्योंकि देखो वहाँ पर क्या अकाल पड़ गया। अब ये नहीं पता वहाँ बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, बट वहाँ पे किसी कारणवश वहाँ पर अकाल पड़ गया और वहाँ पर खेती वगैरह नहीं करी। और उस टाइम पर जो किसान थे वो राहत की अपेक्षा कर रहे थे, और उसी समय यह योजना लागू कर दी गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह किया और यह किसानों का पहला विद्रोह था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों
के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग बनवाया। दीवाने अमीर कोही एक विभाग था जहाँ पर किसान आकर अपनी सारी समस्याओं को बता सकते थे और वहाँ से उसका समाधान उनको मिलता था। इसके बाद है राजधानी परिवर्तन की योजना। इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना ये अपनी राजधानी चेंज कर लें। इसने क्या करा, इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। इसका मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रचार करके वहाँ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जो कैपिटल होती है, जो राजधानी होती है, वहाँ पर हमले ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि इससे मंगोल आक्रमण से वो बच भी लेंगे और साथ ही साथ अगर दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में जाकर अपने इस्लाम का प्रचार भी कर सकते हैं। इस्लाम का प्रचार करेंगे जाकर वहाँ पर, तो वहाँ पर उनकी राजनीतिक प्रभुता जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल, आज नहीं यहाँ पे असफल आएगा, असफल रहा। बाद में इसे फिर से राजधानी दिल्ली ही बनानी पड़ी। इसके बाद है सांकेतिक मुद्रा की योजना। इन्होंने एक मुद्रा बनवाई जिसका नाम था सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। इसने अपनी मुद्रा का निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, यानी कैसे वहाँ पर मुद्रा का मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे मुद्रा को बनाते हैं, इस विधि को उन्होंने गुप्त यानी छुपा के नहीं रखा, सबको बता दिया। अब सबको बताया तो हर घर में नकली सिक्के जो हैं वहाँ पर बनने लगे और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। जब इसे यह समझ आया कि यह योजना उसकी असफल हो गई, तो इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी की सिक्के ले जाएं। अब इसमें क्या हुआ कि जिन लोगों को ये चीज़ पता नहीं था कि नकली मुद्रा भी बना सकते हैं, उन्होंने भी नकली मुद्रा बनाना स्टार्ट कर दी। और ऐसे में क्या हुआ कि इनको बहुत ही लॉस हुआ, क्योंकि सिक्के जो थे वो नकली थे, यानी लोहे के पीतल के सिक्के थे। और जो कि इन्होंने कहा कि चेंज कर लो, तो चेंज करके इनको असली सिक्के, मतलब जो वहाँ पर धोखाधड़ी या घूसखोरी कर रहे थे उनको असली तांबे के और कांसे के सिक्के मिल गए। और जो ये चीज़ नहीं भी कर रहे थे आखिरकार उन्होंने भी ये चीज़ स्टार्ट कर दी। इसके बाद है खुरासान अभियान योजना। इस समय ईरान में मंगोल के शासन का पतन हो गया था। कहाँ पर? ईरान में एक जगह है खुरासान, वहाँ पे मंगोलों का पतन हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी स्टेबिलिटी नहीं थी। जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल होता है ना, मतलब राजनीतिक, वहाँ पर अस्थिरता थी, यानी कौन राजा बनेगा, अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे मंगोलों का पतन हो गया था। तो इसी का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, खुरासान अभियान की योजना बनाई और उसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। यानी उन्होंने योजना बना ली 1 साल की, और 1 साल के लिए सैनिकों को भर्ती करा और उनको एडवांस वेतन दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर लड़ाई वगैरह होती है खुरासान के लोगों के साथ, यानी उनके होता है ना, उनके शासकों के साथ या उनके सैनिकों के साथ, तो यहाँ पर इनकी भी सैनिक रहें, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, 3,70,000 सैनिकों की एक वो बनाई, एक योजना बनाई और उनको एडवांस में वेतन दे दिया कि जब भी आपको बुलाया जाए या जब भी लड़ाई हो, युद्ध हो, तो आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहना। परंतु अंतिम में क्या हुआ था, अंतिम में ठीक अपोजिट हो गया। इन्होंने सोचा कि ये युद्ध करेंगे, परंतु अंतिम में इन्होंने संधि कर ली, यानी एग्रीमेंट वगैरह कर लिया, जिससे क्या हुआ, जो इन्होंने एडवांस वेतन दे रखा था वहाँ पर एडवांस वेतन की इनकी हानि हुई। इसके बाद है कराचिल अभियान योजना। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए हिमालय की दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए भेज दिया, जहाँ पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और आपसी विवाद के कारण ही लड़कर मर गए। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, इसकी ऐसी ऐसी योजना थी, नीति थी, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि काफ़ी जो सैनिक थे ना, इनके ऊपर विद्रोह करने वाले थे। तो विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, सैनिकों को दुर्गम चोटी पे भेज दिया और वहाँ पर काफ़ी लोग चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ही मर गए, काफ़ी लोग आपस में मर गए। लेकिन इब्न बतूता के अनुसार, एक इब्न बतूता है, इनके अनुसार केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए। इसी के समय
मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता यानी विद्वानता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, यानी दिल्ली का काजी बना दिया उसको। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या बनाया था? दिल्ली का काजी। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। उसके बाद देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, चैप्टर 7th में। आई होप नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आपके टाइम पर लॉकडाउन था, तो मे बी आपने इतने गौर से नहीं पढ़ा होगा, बट थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि 12वीं क्लास में हिस्ट्री में था 7th विजयनगर के बारे में। तो ये वही विजयनगर की यहाँ पे बात आई है। और ये जो विजयनगर है ना, ये आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आप प्रॉपर्ली विजयनगर के बारे में पढ़ोगे। तो देखो, इसी के साथ 1347 में एक स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च को हो गई और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियाँ ही ऐसी थी कि मतलब जो भी सपने में आता उनको वो लागू करते थे। तो यही था आपका तुगलक वंश। एक और फिरोज जी हैं, फिरोज़ तुगलक, जिनके बारे में रह गया है। नेक्स्ट जो आपका 7 पार्ट आएगा उसमें मैं तुगलक जो है बच गए हैं, फिरोज शाह तुगलक, उनके बारे में डिस्कस कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहने के लिए धन्यवाद कि आप इतने टाइम तक मेरे साथ बने रहें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, तो वहाँ से आप जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।